हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विजय शर्मा और एक और आईपीओ एनालिसिस की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या इस आईपीओ से पैसा बन सकता है? क्या इस आईपीओ से हम पैसा बनाकर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? जी, आईपीओ से वेल्थ तो क्रिएट नहीं होगी, लेकिन यस, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं जिस आईपीओ की, उसका नाम है यात्रा। यात्रा.com के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, आपने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके पूरे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। और अगर पैसा लगाना चाहिए तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहिए या लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो आज हम इन एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे, आईपीओ की डिटेल्स को समझेंगे, इंडस्ट्री ओवरव्यू क्या है, फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, कंपटीशन किस तरह से वर्क कर रहा है, कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होने वाले हैं, और फाइनली क्या डिसीजन हमें लेना चाहिए, व्हाट टू डू। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अबाउट द कंपनी। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 2005 में, और ये कंपनी ऑनलाइन होटल बुकिंग्स, एयर टिकट और इसी तरह के अन्य सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के बारे में अगर हम जाने तो कंपनी यहाँ पर बस टिकट बुक करती है, रेल टिकट्स है, कैब बुकिंग है और इसी तरह के एंसेलरी सर्विसेज है। कंपनी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का टाई अप है 1,05,000 से भी ज्यादा होटल्स के साथ में, और ये इंडिया में तकरीबन 1490 सिटीज को कैटर करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस काफी वाइडली स्प्रेड हुआ है कंपनी का। कंपनी B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में वर्क करती है, और फिस्कल ईयर 2023 में कंपनी के पास तकरीबन 813 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे और 49,800 के आसपास रजिस्टर एसएमई कस्टमर्स थे। और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि वो थर्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। तो कंपनी के बारे में ये समझ में आ रहा है कि कंपनी काफी फैली हुई है, काफी सिटीज में इसका बिजनेस है और ऑनलाइन प्रेजेंस कंपनी का काफी अच्छा माना जा रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की। सबसे पहला नाम आता है ध्रुव श्रृंगी का, जो कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं। ध्रुव श्रृंगी यात्रा.com को स्टार्ट करने से पहले ई बुकर ग्रुप में डायरेक्टर ग्रुप ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी के पद पर काम कर चुके हैं। उससे पहले ध्रुव ने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ भी काम किया है। बाय प्रोफेशन ध्रुव एमबीए हैं और साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री भी होल्ड करते हैं। जो दूसरे को फाउंडर और कंपनी के सीटीओ हैं, उनका नाम है मनीष अमीन, और इनके बारे में सबसे अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री में कम से कम 30 ईयर से वर्क कर रहे हैं, यानी कि इनके पास काफी रिच एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के बारे में। ये भी ई बुकर ग्रुप में काम करते थे और वहां पर इन्होंने तकरीबन 15 साल तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। कंपनी के जो तीसरे को फाउंडर हैं वो हैं सबीना चोपड़ा, जो कंपनी में को फाउंडर के साथ साथ कंपनी की सीईओ है। यात्रा ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले सबीना भी ई बुकर ग्रुप में काम करती थी, और जैसा कि आप देख सकते हो इनके पास वास्ट और रिच एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस हैंडल करने का, सेल्स को, एयर टिकट मैनेज का, होटल सेल्स का। तो ये कह सकते हैं कि सेल्स फील्ड में इनको काफी रिच एक्सपीरियंस है। तो अगर हम इन तीनों मैनेजमेंट की बात करें तो ये तीनों ही मैनेजमेंट प्रायर सेम फील्ड में वर्क करते हुए रहे हैं, और इनके पास काफी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है जो जस्टिफाई करता है कि यस, दिस इज द राइट मैनेजमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू ₹1 है, और कंपनी का जो ऑफर प्राइस दिया गया है वो 135 रुपीज से 142 रुपीज के बीच में दिया गया है। कंपनी के इशू साइज की बात करें तो 775 करोड़ का इशू है, और इशू की सबसे अच्छी बात यह है कि इस इशू में से 602 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू है, मतलब वो पैसा कंपनी की पॉकेट में जाने वाला है, पैसा बिजनेस में यूज होने वाला है। ये पैसा डेट के रीपेमेंट के लिए हो सकता है, ये पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा कंपनी के बिजनेस में यूज होने वाला है। और 173 करोड़ रुपीस के शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए है, यानी कि जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपने स्टेक को बेचना चाहते हैं। कंपनी का जो इशू है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू होगा, और कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। अगर इसकी डेट्स की बात करें तो आईपीओ जो है वो आज 15 सितंबर को ओपन हो चुका है। 20 सितंबर को आईपीओ क्लोज होने जा रहा है। तो आपको अगर बिड लगाना है तो 20 सितंबर 5 बजे से पहले आपको बिड लगाना होगा इस आईपीओ के लिए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 25 सितंबर को डिसाइड किया जाएगा, और जिनको भी कंपनी के शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनको 26 सितंबर को रिफंड शुरू कर दिए जाएंगे। जिनको शेयर अलॉट हो चुके हैं उनको 27 सितंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में, और लिस्टिंग डेट 29 सितंबर बताई जा रही है। यानी कि 15 तारीख को कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है, यानी कि आज आईपीओ ओपन हो रहा है,
और 29 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग भी हो जाएगी। मतलब पूरा खेल 15 दिन में होने वाला है। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 105 शेयर रखे गए हैं और जिसका अमाउंट बनता है 14910। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 1365 और आपको पैसा लगाना होगा 1,94,000 के आसपास। SHNI कैटेगरी में मिनिमम बिड जो है वो 14 लॉट्स के लिए लगाई जा सकती है, जबकि मैक्सिमम बिड 67 शेयर्स के लिए लगाई जा सकती है, यानी कि तकरीबन 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट SHNI में मैक्सिमम लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, क्या वो सेगमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्या उस सेगमेंट के ग्रो होने के चांसेस है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर रॉन्ग सेक्टर में काम कर रही है, जहां पर इंडस्ट्री इटसेल्फ अगर ग्रो नहीं कर रही है, तो फिर उस कंपनी के लिए ग्रो करना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। यहां पर अगर हम देखते हैं फिस्कल ईयर 2017 से लेकर फिस्कल ईयर 2023 के बीच में इंडियन ट्रेवल इंडस्ट्री 6 to 8% के CAGR से बढ़ी है और यहां पर इंडस्ट्री का साइज हो गया था तकरीबन 2845 बिलियन रुपीस के आसपास। ऐसा माना जा रहा है एक स्टडी के अनुसार कि ये इंडस्ट्री फिस्कल ईयर 2028 तक आते आते 9 से 11% के बीच में ग्रो कर सकती है, जहां पर मार्केट जा सकता है 4560 बिलियन के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री पिछले 5-6 सालों में 6 to 8% के साथ ग्रो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में 9 to 11% से ग्रो कर सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8% की ग्रोथ से 11% की ग्रोथ तक जा सकती है, यानी कि ग्रोथ में तकरीबन 40% से ऊपर का इजाफा देखने को मिल सकता है अगले 5 सालों में। तो अगर इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं उनको भी अच्छा बकेट मिलने वाला है। और ये हम फैक्ट देख भी रहे हैं कि आज का जो चलन है, वहां पर पब्लिक हॉलीडेज मनाने बहुत जाते हैं, छुट्टियों में बहुत जाते हैं, वेकेशन काफी एंजॉय करते हैं। तो डेफिनेटली जो ट्रेवल इंडस्ट्री है वो आने वाले दिनों में बूम करने वाली है। और इसका एक रीजन ये भी है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम जिसे हम कहते हैं वो काफी बढ़ गई है और इसी वजह से जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, जो लीजर एक्टिविटीज है, उस पर भी स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो यस, इंडस्ट्री काफी अच्छा बूम करने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में परफॉर्म करती है वो इंडस्ट्री काफी अच्छा करने वाली है। ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो अभी है वो तकरीबन 73 से 75% के आसपास है और ये पेनिट्रेशन 11.5 से 12% के बीच में बढ़ सकता है। और ऑनलाइन ट्रेवल इंडस्ट्री जहां पर बढ़ रही है, उसी प्लेस में जो ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स हैं उनकी रेवेन्यू 2023 से लेकर 2028 के बीच 13 से 14% के आसपास बढ़ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेवल इंडस्ट्री है इंडिया की वो 9 से 11% के बीच में बढ़ने वाली है और उसमें जो ऑनलाइन ट्रेवल इंडस्ट्री है उसका मार्केट शेयर तकरीबन 75% के आसपास है। और ऑनलाइन जो ट्रेवल एग्रीगेटर्स हैं, जो डिफरेंट होटल्स और इन सबको अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो 13 से 14% के बीच में होने वाली है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा शेयर ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर को मिलने वाला है और ये कंपनी इसी स्पेस में काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी ने FY 22-23 में 397 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसे कि हम PBT कहते हैं वो 12.2 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि PAT 7.6 करोड़ है। तो अगर टोटल रेवेन्यू पर PAT को कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 2% के आसपास है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में 2% का नेट प्रॉफिटेबल मार्जिन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी लो है। ये कम से कम 6 to 7% होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर इसकी असेट्स की बात करें तो असेट्स FY 21 से FY 23 में 562 करोड़ से बढ़कर 681 करोड़ हो गई है। रेवेन्यू कंपनी की जहां पर FY 21 में मात्र 143 करोड़ थी, वो 2023 में आकर 398 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पिछले 2 सालों में। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY 23 में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। इसके पहले के 2 सालों में कंपनी ने लॉसेस जनरेट किए थे। कंपनी की नेट वर्थ 123 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ के आसपास हुई है और जो चिंता का विषय मुझे लगता है कि बोरोइंग जो है वो 13 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ हो गई है, यानी कि बोरोइंग में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है। इसके रीजंस क्या है वो भी हम आगे समझेंगे। तो फाइनेंशियल्स की जैसे कि हमने बात की है, यहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 125 करोड़ से बढ़कर 380 करोड़ हो गया है। जो एयर टिकट की रेवेन्यू है वो 89 करोड़ से बढ़कर हो गई है 178 करोड़ के आसपास, यानी कि 40 to 50% के
आसपास जो रेवेन्यू है वो एयर टिकट से आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एयर टिकट जो है वो कंपनी का मेन बिजनेस है। और लेकिन यहाँ पर एक विषय जो चिंता का है वो ये है कि अगर आप एयर टिकट का एडजस्टेड मार्जिन देखेंगे, जो FY21 में 11.44% था, वो FY23 में घटकर 7.7% हो गया है। यानी कि मार्जिन में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो FY21 में कंपनी जहां पर 104 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी, वो FY23 में जाकर -153 करोड़ हो गया है। यानी कि कंपनी ऑपरेशनली कैश जनरेट नहीं कर पा रही है और यही एक बड़ा चिंता का विषय है। तो अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, यानी कि कंपनी की बोरिंग्स की बात करें, तो कंपनी ने FY23 में 138 करोड़ के फंडिंग अरेंज किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जहां पर एक तरफ बिजनेस ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ उसी को मैनेज करने के लिए कंपनी को बोरिंग्स की जरूरत पड़ रही है। अब कंपनी के की रेशियोज की अगर बात करें तो कंपनी का जो IPO आने वाला है वो तकरीबन 206 के PE पे आने वाला है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 206 का PE काफी ज्यादा है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1% है और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है। जहां तक रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.9 है। हालांकि 1 से कम अगर डेट इक्विटी रेशियो होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, उसको अंडर कंट्रोल माना जाता है। और कंपनी की EPS की बात करें तो वो है मात्र 0.69। तो EPS कंपनी की काफी कम है। अब हम बात करते हैं कंपनी के कंपटीशन के बारे में कि कंपटीशन किस तरह से वर्क कर रहा है। कंपनी के अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो मेक माई ट्रिप और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू फ्रॉम एयर टिकटिंग की बात करते हैं तो FY23 में यात्रा ऑनलाइन ने जहां पर 56408 मिलियन का ग्रॉस बुकिंग किया था, वहीं पर मेक माई ट्रिप ने 333,200 मिलियन का बुकिंग किया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेक माई ट्रिप की बुकिंग इस कंपनी से तकरीबन 6 गुना के आसपास थी। यानी कि मेक माई ट्रिप इस कंपनी से तकरीबन ग्रॉस बुकिंग एयर टिकट के मामले में 6 गुना बड़ा है। अगर हम इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो यात्रा ऑनलाइन का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 380 करोड़ के आसपास था FY23 में, जबकि मेक माई ट्रिप का था 4768 करोड़ का। मेक माई ट्रिप का जो रेवेन्यू है वो यात्रा ऑनलाइन से 10 गुना से भी ज्यादा है। वहीं पर इजी ट्रिप प्लानर का जो रेवेन्यू है वो 448 करोड़ के आसपास है। यानी कि इजी ट्रिप जो कि एक लिस्टेड प्लेयर है और वही एक प्लेयर है हमारे पास कंपैरिजन के लिए, उसकी रेवेन्यू यात्रा ऑनलाइन के रेवेन्यू से ज्यादा है। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात करते हैं यात्रा ऑनलाइन और इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। तो EPS यात्रा ऑनलाइन का 0.69 है, जबकि इजी ट्रिप का 0.77 है। मतलब इस पैमाने पर इजी ट्रिप का EPS ज्यादा है। अगर NAV की बात करें, नेट वैल्यू पर शेयर की बात करें, तो यात्रा ऑनलाइन का NAV 15 रुपीज के आसपास है, जो अच्छा है। लेकिन P की बात करें, जिसको हम नॉर्मली बैरोमीटर मानते हैं, जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि कंपनी का P कितना है, और यहाँ पर यात्रा ऑनलाइन का P 205 के आसपास है, जबकि इजी ट्रिप का मात्र 56 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यात्रा ऑनलाइन का 4.5% है, जबकि इजी ट्रिप का वही 36% के आसपास। तो अगर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देखें तो यात्रा ऑनलाइन के नंबर्स उतने अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। शेयर प्राइस की बात करें तो यात्रा का जो अपर बैंड प्राइस है शेयर के लिस्टिंग का वो 142 रुपीज है, जबकि ईज माई ट्रिप का जो 14 सितंबर का क्लोजिंग प्राइस है वो है 39 रुपीज। ईज माई ट्रिप के नंबर्स हमने देखे, वहां पर रेवेन्यू भी उसका ज्यादा है, वहां पर हमने ये भी देखा है कि उसका P कम है, लेकिन यहाँ पर शेयर का प्राइस जो है वो ईज माई ट्रिप का कम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इशू थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कंपनी में क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। अगर पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो यस, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जैसा कि हमने देखा FY23 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, यस, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है बिजनेस क्या होता है, तो वो मैनेजमेंट कंपनी को काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकता है, कंपनी को काफी प्रॉफिटेबल बना सकता है। एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रो कर रही है, मतलब बिजनेस में डी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दिया है। और चौथी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो इंडस्ट्री 9 से 11% तक ग्रो करने वाली है। तो ये काफी अच्छे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर के साथ साथ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है जिनकी बात करना जरूरी है। सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर है कि कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर पा रही। मतलब आप डे टू डे में जो बिजनेस कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, आप इनकम जनरेट कर रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कैश बैलेंस बचना चाहिए आपके पास, कि अगर मैंने 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और मैं खर्चा अगर 105 रुपए का कर रहा हूं, तो 5 रुपए मेरे पॉकेट से जा रहे हैं एक्स्ट्रा,
तो मैं कहां से लेके आऊंगा? ऑब्वियसली मैं बोरोइंग करूंगा उसके लिए, या कोई और मीन्स से वो पैसा कलेक्ट करूंगा। और हमने यहाँ पे देखा भी है कंपनी की बोरोइंग भी काफी बढ़ गई है। तो नेगेटिव सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगा है कि इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी में कैश जनरेट नहीं हो रहा है। सेकंड, मार्जिन जिस तरह से हमने देखे 11% से गिरकर काफी कम हो गए थे, तो मार्जिन पर काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो मार्जिन पर प्रेशर है। शेयर इशू का जो प्राइस है, जैसा कि मैंने कहा कि 205 के पी पर ये शेयर इशू होने जा रहा है, तो इसका जो प्राइस है वो काफी ओवर प्राइस मुझे दिखाई दे रहा है। और फोर्थ नेगेटिव फैक्टर जो है वो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.9 है। डेट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव फैक्टर जो है वो किसी हद तक मैं कहूंगा कि उस पे सेटल हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी अब 600 करोड़ के आसपास इस इक्विटी से पैसा उगाने वाला है। तो कंपनी अगर यहां से डेट का पेमेंट करती है तो डेट इक्विटी रेशियो आने वाले टाइम में कम होगा, और बिकॉज डेट के पेमेंट अगर हो जाएंगे तो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो आने वाले सालों में ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर ये कंपनी के फंडामेंटल्स और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये हमने बात करी कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल, मैनेजमेंट, एवरी एस्पेक्ट पर हमने बात की है। अब फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि क्या किया जाए, शेयर्स में पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। अगर सारे फाइनेंशियल पैरामीटर को देखता हूं तो फाइनेंशियल पैरामीटर अभी उतने अच्छे वर्क नहीं कर रहे हैं। इजी ट्रिप प्लानर का हमने फाइनेंशियल्स देखा है, वो थोड़े से बेटर दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू दिस कंपनी, लेकिन उसका शेयर चल रहा है तकरीबन 39 रुपीज के आसपास, यानी कि वहां पर मार्केट ने उसको 50 से 55 रुपए का पी दिया है, जबकि ये कंपनी जिस प्राइस पर लिस्ट होने जा रही है वहां पर पी तकरीबन 205 के आसपास होता है। तो लुकिंग टू ऑल पैरामीटर्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। मेरा ओपिनियन यही कहता है कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कंपनी अच्छे गेन के साथ लिस्ट हो, लेकिन मुझे इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है लुकिंग एट द ऑल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस नीचे की तरफ आता है तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर काफी बुलिश है, उसमें ग्रोथ डेफिनेटली आने वाली है, और मैनेजमेंट जो है वो काफी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, काफी रिच एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। तो लिस्टिंग के लिए मैं ये शेयर अवॉइड करने की सलाह दूंगा। याद रखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है पैसा लगाने की या पैसा ना लगाने की। दिस इज जस्ट माई व्यू, जस्ट माई ओपिनियन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो एनालिसिस मैं आपके साथ लेकर आया हूं, वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको रियली में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट्स करते हो तो आपके व्यूज मुझे देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं कि आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है और क्या पसंद आया है, और उसके बेसिस पर मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में सुधार कर सकता हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।